गुड मॉर्निंग। 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। वीरू और मैं रहेंगे अगले आधे घंटे आपके साथ। और आज हमारा साथ अमित सेठ और आशीष बहेरी दे रहे हैं पिछले शो से। उसके अलावा फ्रेश आइडियाज़ के लिए निर्मल बैंक से विकास सालुंके और कोटक सिक्योरिटी से श्रीकांत चौहान जुड़ेंगे। आज प्रकाश दीवान को जोड़ेंगे हम, जो बताएंगे कि आज जो लिस्ट हो रही हैं 3 बड़ी लिस्टिंग्स, उसमें क्या करना है आपको। उसके बाद बिग मार्केट वॉइसेस में एएसके हेज सॉल्यूशंस के सीईओ वैभव सांघवी से करेंगे एक खास बातचीत। तो चलिए वीरू, फटाफट ट्रेड लेना शुरू करते हैं क्योंकि लिस्टिंग हो जाएगी जल्दी। निफ्टी इस समय डे लो, लेकिन ट्रेड लेना शुरू करते हैं। बिल्कुल। हमारे साथ श्रीकांत जुड़ चुके हैं, विकास सालुंके फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके हैं। श्रीकांत, गुड मॉर्निंग। आपके 2 ट्रेड्स। श्रीकांत, गुड मॉर्निंग। आपके 2 ट्रेड्स। थोड़ा समय का अभाव है, जल्दी जल्दी। बिल्कुल। तो देखिए इस मार्केट में मुझे लग रहा है कि एक तो सबसे पहले पीवीआर आइनॉक्स यहाँ पे अच्छा खासा टेक्निकल ब्रेकआउट हुआ है और करंट लेवल से अगर इसमें तेजी बनती है तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक 1770 तक जा सकता है। तो करंट लेवल से इसे लॉन्ग करें, स्टॉप लॉस यहाँ पे रखे एट 1675। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ पे अच्छा खासा टेक्निकल फॉर्मेशन हुआ है। हायर लेवल से करेक्शन हुआ है लेकिन करंट लेवल्स पे बाय करें 199 200 के करीब। स्टॉप लॉस यहाँ पे रखे अराउंड 196 का और टारगेट्स नजर आते हैं तकरीबन 210 से लेकर 212 रुपए के। तो बैंक ऑफ बड़ौदा और पीवीआर दोनों में लॉन्ग करके चले। दोनों में लॉन्ग करिए। एक काम करते हैं, एक बार ज़रा लिस्टिंग का वेट कर लेते हैं, उसके बाद फिर बाकी की कॉल्स लेंगे। तीनों लिस्टिंग जो आज होनी है, टाटा टेक 1350 1355, हम 1200 पे हैरान हो रहे थे। ये हिस्ट्री इन द मेकिंग वाकई में। 1370 पे लिस्टिंग है, बाकी सब हटा दीजिए, सिर्फ टाटा टेक रखिए और कुछ नहीं चाहिए हमको स्क्रीन पर इस समय। ये कितने को लिस्ट हुआ ये हटाइए, प्राइस दिखाइए इसका इस समय स्क्रीन पर, सिर्फ प्राइस रखिए। 1370 पर इस समय ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक और इस समय इशू प्राइस 500 रुपये का, लेकिन हटा दीजिए इसको प्लीज़। सिर्फ प्राइस दिखाइए मुझे, लाइव प्राइस जो आ रहा है वो दिखाइए इस समय। ओके, अब हाँ, प्राइस आएगा आपकी स्क्रीन पर 1400 का प्राइस इस समय टाटा टेक का। और ये है एक शानदार बम्पर लिस्टिंग इस समय इस स्टॉक की। और चलिए, ये करीब करीब 1398, थोड़ा लेट हो गए हम ये दिखाने में, लेकिन इस समय देखिए ये प्राइस करीब करीब 180% ऊपर इस समय। 500 रुपये का इशू प्राइस के सामने 1400 रुपये। वीरू, मैं एक चीज़ कहूँगा, ये पागलपंती है। ये इसे कहते हैं पागलपंती। ये मुझे डराती है। इस तरीके की पागलपंती ना मुझे डराती है। जब भी इस तरीके की लिस्टिंग होती है ना कोई भी, ये मुझे डराती है। ये मतलब आप 800 900 1000 की बात हो रही थी, हम 1200 की बात कर रहे थे, अब ये 1353 1354। मेरे ख्याल से जिसको मिल गया अलॉटमेंट एक बार के लिए बुक कर ले। इस मतलब ये 80 टाइम्स पे हो गया सीधा, एक बार लिस्टिंग पे सीधा 80 टाइम पे लिस्ट हो गया। खैर, अब बाकी की 2 लिस्टिंग भी देख लेते हैं। फेड बैंक थोड़ी सी वीक हुई है, एक्सपेक्टेड था। और गंधार ऑयल की भी अच्छी लिस्टिंग हुई है। गंधार ऑयल 298 पर लिस्ट हुई है इस समय। और एक बार ज़रा ये ऑब्वियसली क्योंकि टाटा ग्रुप से इतने समय के बाद एक शेयर आया है तो पब्लिक को थोड़ा सा इसमें है कि एक पैसा बनाते हैं इसमें। लेकिन ये अब थोड़ी सी, जैसे कहते हैं ना, एक अलग लेवल का जोश है यहाँ पर। और वॉल्यूम देखिए इसमें 1.7 करोड़ का ऑलरेडी वॉल्यूम हो चुका है। ये करीब करीब मतलब आपका 2500 करोड़ की वैल्यू हो गई, करीब करीब इस तरीके की वैल्यू हो गई है। अभी तो 2 मिनट हुए हैं इसको लिस्ट हुए। चलिए, प्रकाश दीवान अगर हमारे साथ जुड़ गए हैं तो उनसे बातचीत कर लेते हैं। प्रकाश, गुड मॉर्निंग। ये तो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये एक अलग लेवल का क्रेज़ है। ये तो मतलब आपने भी नहीं सोचा होगा कि इस तरीके की लिस्टिंग हो जाएगी। अब क्या करें यहाँ पर? गुड मॉर्निंग अनुज। बिल्कुल, देखिए उम्मीद ये थी कि कंपनी ने बहुत अच्छी तरह शेयर होल्डर्स को कुछ कमाने की अपॉर्चुनिटी दी थी, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं लेफ्ट समथिंग ऑन द टेबल। बट वो जो 20,000 करोड़ मार्केट कैप पे ऑफर था और आज 56,000 करोड़ पे आज या 55,000 करोड़ की मार्केट कैप आपने कर दी है, इसमें आप देखिए कहीं ना कहीं एक इन्फ्लेटेड वो लेवल इसलिए है कि इतनी अच्छे प्रमोटर वाली कंपनी, अच्छे लीड मैनेजर्स वाली आईपीओ में इतनी मिसमैच प्राइसिंग की नहीं हो सकती।
है ना। तो ये जो प्राइसिंग मेरी उम्मीद थी कि करीब 35-38 हजार करोड़ की मार्केट कैप पे खुलेगा, मतलब विच इज रफली जस्ट अबाउट डबल या लेस देन डबल। लेकिन ये जो दिख रहा है इसमें फोमो है अनुज। हो क्या रहा है कि आज मार्केट में एक ऐसी फीलिंग बहुत लोगों को है कि अगर हमने सेकेंडरी मार्केट में नहीं कमाया तो आईपीओ में कमाया, और आईपीओ में लिस्टिंग के बाद भी जो चाल आनी शुरू हुई है उसको देखते हुए मुझे लग रहा है कि एक वो है कि कोई एट एनी कॉस्ट हमको लेना है, बट यस इट इज स्लाइटली ओवर द टॉप। एक काम करते हैं प्रकाश, अब अगर किसी को अलॉटमेंट मिल गया है वो क्या करे, और अगर अलॉटमेंट नहीं मिला है तो किस प्राइस का वेट करें फिर बाय करने के लिए? सो अगर आपको अलॉटमेंट मिला है और अगर छोटी सी क्वांटिटी है उसमें आप प्रॉफिट बुक कर ले और फिर नीचे की लेवल्स में एंट्री लेने की चेष्टा करें, कई बार वो नहीं हो पाता है, हिम्मत नहीं होती, क्योंकि जब गिरना शुरू होते हैं शेयर्स तब आप हमेशा वेट करते हैं कि और गिरावट आएगी और वो फिर पलट जाती है चीज। सो आई वुड बिलीव जिसकी अलॉटमेंट बहुत ज्यादा है, अगर आपने पैसे लगाए, लेवरेज पे लगाए और अब आपको सेटल करना है तो आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। बट रिटेल शेयर होल्डर जिनको एक एक लॉट अगर लगा है, जो लकी है, तो मेरे हिसाब से उनको होल्ड करना चाहिए, क्योंकि अभी भी थोड़ा सा इसमें बॉयंसी रहने की उम्मीद है, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल बाइंग जो है वो आती है। और याद रखिएगा लॉक इन जब पूरा होता है तब इसका फ्री फ्लोट 10% से सीधा 30% के करीब हो जाएगा। सो वहां पे आपको लिक्विडिटी आएगी। सो उससे पहले प्रॉफिट बुक करना है, एंट्री भी तभी करने की चेष्टा करनी चाहिए, तब तक प्राइस डिस्कवरी अच्छी खासी हो जाएगी। तो आई वुड आज के लिस्टिंग पे बाइंग बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है। अगर मुझे पर्सनली लेना हो और मैं शायद लूं भी तो वो उस टाइम होगा जब इंस्टीट्यूशनल लॉक इन वाले शेयर्स मार्केट में सप्लाई में आएंगे, तब आपको हो सकता है सॉफ्टनेस मिले और तब तक कंपनी का प्राइस इक्विलिब्रियम भी एस्टैब्लिश हो चुका हो। प्रकाश, क्या इस इशू में इतना इंटरेस्टिंग था जो इस लेवल पे भी चेस किया जा रहा है? चलिए समझ में आता है कि टाटा एलेक्सी के मुकाबले सस्ता था, लेकिन अब तो नहीं रहा, अब तो 80 टाइम पे आ गया ये, अब तो टाटा एलेक्सी से ही महंगा हो गया। एब्सोल्युटली नई चीज है, नई चीज हमेशा। और आईपीओ में एक चीज याद रखिए, लोगों को ये लगता है कि मैं और आप और कोई और बहुत स्मार्ट इन्वेस्टर सभी एक ही भाव पे ले रहे हैं, तो मैं बेवकूफ नहीं बन रहा हूँ। सो ये रहता है कि ये हर एक जने को ये लगता है कि वो गलती अगर कर रहे हैं तो सब साथ में कर रहे हैं, इससे कोई गलती नहीं। बट फंडामेंटली इस बिजनेस को ग्रो होने के लिए, और खास करके जो जैगुआर और टाटा मोटर्स के ऊपर की डिपेंडेंस से हट के जो बिजनेस करना है, जो कई लोगों ने कर चुके हैं और एस्टैब्लिश हो चुके हैं, वो कंपेटिटिव मार्केट में एस्टैब्लिश करने में समय लगेगा। और अदरवाइज ये जस्ट अ टेक कंपनी, मतलब ये भी नहीं कि कोई बहुत बहुत अच्छे पेडिग्री है, मतलब शुरुआत जो इनकी हुई है वो जो लोगों की जो बैकग्राउंड है, जो इनके मैनेजमेंट की, प्रमोटर्स की, बहुत उम्दा है। बट थोड़ा सा ज्यादा मार्केट करता है, हम हमेशा कहते रहते हैं मार्केट या तो एकदम घबराहट में रहता है या बहुत उत्तेजना में रहता है, तो ये दोनों की स्टेज के बीच की मिडल पाथ आना बड़ा मुश्किल होता है। तो अभी थोड़ा एक्साइटमेंट ज्यादा है, ऐसा कोई खास वैल्यूएशन के तौर पे कुछ इसको बहुत प्रीमियम मिलेगा ऐसा मैं नहीं समझता। ओके, चलिए ये बात हो गई टाटा टेक की। बाकी दोनों पर क्या व्यू रहेगा, गांधार पर और फेड बैंक फिना पर? सो आई थिंक गांधार मेरे को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट मुझे नहीं आया। ऑफकोर्स उसकी भी लिस्टिंग बहुत अच्छी हुई क्योंकि वहां भी प्राइसिंग का थोड़ा सा एक डिफरेंस रहा है। बट ये मैं थोड़ा सा परहेज करता हूँ कि जहाँ पे ओएफएस का इन्वॉल्वमेंट एलिमेंट ज्यादा होता है और कंपनी को अभी भी मतलब पैसे जुटाने कंपनी में तो आ नहीं रहे, तो फिर क्यों मैं इतना उसके लिए वो करूं। बट फेड बैंक फिना में जो एक एनबीएफसी आर्म है, आपको शायद एक अच्छा एंट्री पॉइंट मिल जाएगा। उसका रीजन है कि ये बिजनेसेस हमने देखा है, एचडीएफसी ने एक एनबीएफसी बना के जो किया और उसकी वैल्यूएशन पिछले 4-5 साल में किस तरह रिवाइज हुए, वो उसी लाइंस पे कई बैंक्स को फायदा हो जाएगा जो कई चीजें कर सकते हैं वो एक्सपैंड करने के लिए, जो बैंक के रहते हुए जो रेगुलेशंस के तहत नहीं हो पाता। तो ग्रोथ वहां पे क्लाइंट एक्विजिशन थोड़ा सा अग्रेसिव रह सकता है। और खास करके ये जो गोल्ड फाइनेंसिंग लोन्स की जो बढ़त दिख रही है, जो दो कंपनीज की हम हमेशा बात करते हैं, बट जो बैंक के पोर्टफोलियो में भी इंप्रूवमेंट आ सकता है, वो गजब का है। तो आई वुड लुक एट दैट, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, मुझे कोई शॉर्ट टर्म में तो कोई प्रॉफिट बुक करना है, प्रॉफिट बनाने की कोई चेष्टा है नहीं। बट लॉन्ग टर्म में इस टाइप के बिजनेसेस जो हैं, और आज ऑफर प्राइस से नीचे अगर मिल रहा है आपको, मतलब देयर मस्ट बी समथिंग मिसिंग। आई थिंक दोनों बाकी के इश्यूज ने ध्यान ज्यादा घेर लिया है मार्केट का, पैसे वहां लग रहे हैं, इसलिए आपको ये शायद सस्ते मिल रहा है। बहुत दिन तक ये इस टाइप की प्राइस पे ना भी मिले। हाँ प्रकाश सर, आजकल प्राइमरी मार्केट वाकई गदगद है। अच्छा, अभी तो बात हो गई गांधार पे, टाटा टेक पे। ये जो कल की लिस्टिंग थी, आई मीन इरिडा,
इसमें मतलब एक दिन में पैसा दोगुना हो गया आपका। आपने अगर मतलब कल फर्स्ट टिक पे भी बाय किया होगा तो वहाँ से आज करीब करीब आप समझ लीजिएगा कि सुबह हाई लगा के आया 69.20 का। इस पे क्या करें? आई मीन ये प्राइस आप, ये आईपीओ बहुत अच्छी तरीके से प्राइस था, ये प्राइस अभी भी आपको होल्ड करने लायक लग रहा है? नहीं, यहाँ भी प्रॉफिट बुकिंग आएगी क्योंकि लोगों को जब ये समझ आएगी कि इस बिजनेस में 84,100 की मार्केट कैप पे जो ऑफर हुआ था उसमें ग्रोथ जो फैक्टर की गई है मतलब प्राइसिंग को डिसाइड करने में वो ग्रोथ को आने में जो मतलब आएगा और वो ग्रोथ कायम रह सकती है, पर उससे ज्यादा ग्रोथ को एकदम से डिसरप्शन होना मैं नहीं समझा। मैंने कहा था, अनुज से बात हुई थी मेरी आईपीओ से पहले, तब रिकमेंडेशन यही था कि अगर ये 15-20% ऊपर मिले आपको लिस्ट ऑफर प्राइस के तो आप ले सकते हैं, और वो कहीं ना कहीं उस रेंज में आएगा। ये आईआरएफसी या आरबीएनएल के टाइम का जो है उस टाइप का एक्साइटमेंट आईपीओ में बहुत रहती है, फिर थोड़ा सा थमता है, कंसोलिडेट होता है, लोगों को बिजनेस समझ आता है और फिर वापस एक नए दौर से बाइंग आती है इसमें। आई वुड बिलीव इरेडा विल प्रोबब्ली गो इन दैट कैटेगरी, मतलब वहां पे आपको थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आता हुआ दिख सकता है। अभी तो वो क्या है कि डिमांड है, जिसको नहीं मिला वो सोच रहा है कि ले ही लो क्योंकि इतनी जल्दी सब चीजें बढ़ रही है। ये रफ्तार ग्रोथ की स्टॉक प्राइसेस की कभी भी हेल्दी नहीं होती, और कहीं ना कहीं इसमें रुकावट या स्पीड ब्रेकर या रोड ब्लॉक्स आते ही आते हैं, तो वो एक्सीडेंट ना हो इसलिए आप थोड़ा सा संभल के करिए, धीरे धीरे चीजें करिए, लीजिए। चलिए प्रकाश सर, बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त निकाला आपने आज इन 3 लिस्टिंग से बातचीत करने के लिए। अनुज, मेरे ख्याल से आपके मेरे करियर में मुझे अब याद नहीं आ रहा है कि मतलब इतनी शानदार लिस्टिंग हमने कब देखी थी। या तो इतने बड़े लिस्टिंग की एक्सपेक्टेशन से प्राइस घूम गया था, इंडेक्स का भी बाजार कोलैप्स हो गया था। एग्जैक्टली गजब रही है लिस्टिंग। एग्जैक्टली क्या करना चाहिए? एक रीजनेबल ये मुझे अप्रोच क्या होनी चाहिए? ये मुझे एक और कॉन्फिडेंस दे रहा है कि अब आप मार्केट में प्रॉफिट बुक कर लें वीरू। ये मतलब इस तरीके के जो मूव्स है ना, ये टिपिकल एक्सूबरेंस के साइंस हैं, कोई लॉजिक से जस्टिफाइड नहीं है ये प्राइस। देखिए देखिए क्या होता है ना, अल्टीमेटली मार्केट है, वो सही अपना रेट फाइंड कर लेगा, आज नहीं तो कल। अच्छा, अब होस्ट टू से हो सकता है कि वाकई में मार्केट की आइज़ में अगर ये है, हो सकता है यहाँ से भी ये शेयर चल जाए, लेकिन रिटेल को क्या करना चाहिए, हम तो उस पर फोकस करते हैं। रिटेल 1320 पर नहीं ले सकता, 1320-1400 पर नहीं ले सकता, जाने को ही कहीं भी चला जाए, मैं तो नहीं बोल सकता, बिल्कुल सॉरी। ये मतलब 500 का इशू प्राइस था। वैल्यूएशन नाम की भी कोई चीज़ होती है मार्केट में, हर चीज़ सिर्फ आप एक्सूबरेंस पे नहीं चला सकते। लेकिन हाँ, बहुत ज़बरदस्त लिस्टिंग, आई थिंक किसी ने नहीं सोचा होगा इस लेवल की लिस्टिंग होगी। टाटा ग्रुप को मुबारक, बहुत इतने समय के बाद उनका एक स्टॉक आया और इस तरीके से मार्केट ने लपका उसको। जी, चलिए, तो आपको एक न्यूट्रल व्यू यहाँ पे मालूम भी चल गया। अनुज ने भी एग्जैक्टली इन लिस्टिंग्स पे अपना व्यू दिया है। अब ट्रेड्स रह गए हैं अभी 2 और, अमित जी के और आशीष बहदी जी के। श्रीकांत जी का भी हमने ले लिया था। अमित, आपके 2 ट्रेड्स क्या रहेंगे? अमित जी, अपने आप को अनम्यूट करना पड़ेगा। जी पहला ट्रेड, नहीं थोड़ा सा कनेक्शन का पहला ट्रेड है आईसीआईसीआई प्रू लाइफ। आईसीआईसीआई प्रू लाइफ अगर हम देखें तो इसने अपने ट्रेंड में एक पुल बैक देके सपोर्ट किया और वहीं से एक अपटिक आ रहा है। तो एक बेस से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से स्टॉक ऊपर जा रहा है। 555 का छोटा सा स्टॉप लॉस, 572 का टारगेट। सेकंड ट्रेड रहेगा ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज। पहले मैंने एलटीटीएस दिया था, दैट इज डूइंग वेल। कुछ मिड कैप आईटी स्टॉक्स में अच्छा खासा ट्रैक्शन है, वन ऑफ देम इज ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज। यहाँ पे भी रैशनल ये है कि एक अच्छे सपोर्ट रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट से ही हमें स्टॉक मिल रहा है। 4093 इसका प्राइस है। स्टॉप लॉस रखेंगे 4030 का और टारगेट्स रहेंगे 4200 के। ये होगी ओएफएसएस पर ट्रेड। आशीष जी, आपकी ट्रेड्स क्या रहेंगी इस समय की 2 ट्रेड्स? जी, पहली ट्रेड रहेगी मैकडॉनल्ड्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी। यूएसएल पे काफी अच्छा चार्ट स्ट्रक्चर बना हुआ है, स्टॉक एक बेस बनाने का अटेम्प्ट कर रहा है। अभी भी 20 डेमा से नीचे है, लेकिन जिस हिसाब से ग्राउंडिंग बॉटम बना रहा है ऑन अ लोअर टाइम फ्रेम, दैट इज वेरी इंप्रेसिव। हमें लग रहा है इसका 20 डेमा का जो ब्रेकआउट है उसके बाद एक अच्छा बड़ा मूव देखने मिल सकता है इसमें। तो 1070 के टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 1040 का एक एसएल मेंटेन करे। दूसरा जो ट्रेड हमें अच्छा लग रहा है वो एमएनएम, कल का एक अच्छा मूव 3.5% का मूव और आज वापस उसके बाद फॉलो थ्रू बाइंग बहुत इंप्रेसिव एमएनएम में दिखने मिल रही है। खरीदारी की सलाह रहेगी एमएनएम में। 1600 का एक स्टॉप लॉस लगाना है। हमें लगता है इसमें वापस 1660 तक का जोन देखने मिल सकता है। ओके, विकास जी, आपके 2 ट्रेड्स क्या रहेंगे?
जी मेरा एक सेल कॉल रहेगा, एक बाय कॉल रहेगा। जिस हिसाब से मार्केट में ट्रेड देखने मिलेगा, उसमें पहला सेल कॉल रहेगा एशियन पेंट। मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकता है। जो इम्पोर्टेंट लेवल थे इंट्राडे के, वहाँ पे एक ब्रेकडाउन देखने मिल रहा है, तो एशियन पेंट यहाँ पे सेल करना है। नीचे में जो टारगेट देखने मिलेंगे 3040 के आसपास के टारगेट एशियन पेंट में आते हुए देखने मिल सकते हैं। 3170 का एक स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ लगा के इसको सेल कॉल लेके जाना है। दूसरा मेरा बाय कॉल रहेगा एबीएफआरएल। यहाँ पे हमने देखा है कि लास्ट कुछ दिनों में 228 के ऊपर सस्टेन करते हुए देखने मिल रहा है, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव रिजल्ट देखने मिल सकता है। ऊपर में जो टारगेट निकल के आ रहे हैं 250 के आसपास के टारगेट एबीएफआरएल में देखने मिल सकते हैं। 224 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा। ये अब एक काम करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक ले लेंगे और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो एएसके हेज सॉल्यूशंस के सीईओ वैभव सांघवी से करेंगे एक खास चर्चा। तो वैभव सांघवी जुड़े हैं हमारे साथ। वैभव जी काफ़ी समय से एक हेज फंड इंडस्ट्री से जुड़े रहे हैं और काफ़ी एक्सपीरियंस है इनको, स्पेशली लॉन्ग शॉर्ट फंड्स चलाने का। वैभव जी गुड मॉर्निंग। पहली बात मैं करूँगा, आज जो लिस्टिंग हुई है, ऑब्वियसली आपसे मैं लिस्टिंग के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ, लेकिन जिस तरीके की लिस्टिंग हुई है ये कुछ कह रही है मार्केट के बारे में। 500 रुपये का इशू प्राइस, 1400 पर लिस्टिंग। गुड मॉर्निंग अनुज, और सभी श्रोताओं को भी गुड मॉर्निंग। मेरा ये आकलन है, जनरली अगर आप देखें ऑन हिस्टोरिकल बेसिस, जब भी लिस्टिंग होती है उसके एक साल के पीरियड में अगर देखें, अगर हिस्टोरिकली जितने भी लिस्टिंग हुए हैं, हमने ज्यादातर देखी है कि लिस्टिंग प्राइस से नीचे नीचे चलती है। तो ऑफ कोर्स ये पहले दिन की एक्सुबरेंस यू मे ऑलवेज सी, बट आई थिंक मार्केट विल फाइंड देयर ओन लेवल्स। और वैल्यूएशन एक एक चीज है जो हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। अगर एक्स्ट्रा एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पर एंटर करते हैं तो पोटेंशियल रिटर्न मेकिंग जितना होता है वो उतना कम हो जाता है, और आपका होल्डिंग पीरियड ओवरऑल काफी बढ़ जाता है जितने महंगे वैल्यूएशंस पे आप एंटर करते हो। तो सो ऑफ कोर्स अच्छी कंपनियां लिस्ट होती है, अच्छा परफॉर्मेंस करती है, बट एक वैल्यूएशन खास ध्यान में रखना चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग। ओके, मार्केट पर ओवरऑल अब इस समय आपका क्या व्यू बन रहा है? क्या मार्केट में ओवरऑल भी एक एक्सुबरेंस है इस समय, जिस तरीके से मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स भागे हैं, और क्या ये एक्सुबरेंस अभी भी कंटिन्यू कर सकती है? नहीं अनुज, जैसे आपने कहा मिड कैप और स्मॉल कैप में हमें भी एक्सपीरियंस लग रही है, बट हालांकि अगर मिड कैप स्मॉल कैप को अगर बाजू में रख के अगर लार्ज कैप पे फोकस करते हैं, तो जिस हिसाब से ग्लोबल में वेरिएबल्स चेंज हो रहे हैं, जैसे कि फेड ब्याज दरें, जो एक्सपेक्टेशन है ग्लोबली कि अगले मई से वो 25 बेसिस पॉइंट्स कट करेगी, उसी के कारण हमने देखा है कि डॉलर इंडेक्स भी काफी करेक्ट हो रहे हैं। ग्लोबल मार्केट स्टेबिलिटी भी ओवरऑल है, एक्सेप्ट फॉर कि इकोनॉमिक परफॉर्मेंस जिस हिसाब से हम चाइना से देख रहे हैं जो वीकर है। सो ऑन एन ओवरऑल बेसिस फ्रॉम अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव इकोनॉमिक ग्रोथ वीक हो सकती है, लेकिन ब्याज दरें एक्सपेक्टेशन है कि मई से डिक्रीज हो सकती है। और यही अगर सिनेरियो हम देखते हैं तो इमर्जिंग मार्केट्स में हम देख सकते हैं कि थोड़ा इंटरेस्ट वापस आ सकता है। और जब इमर्जिंग मार्केट में इंटरेस्ट अगर वापस आने की संभावना है, और उसमें हम देखें कि चाइना एक वीकर स्पॉट है, तो हमें लगता है कि इंडिया एक डिस्प्रपोर्शनेट शेयर ऑफ इनफ्लोज ले सकता है गोइंग फॉरवर्ड। और उसी के कारण हमें लगता है कि लार्ज कैप पे ज्यादा फोकस रहेगा एज कंपेयर टू मिड एंड स्मॉल कैप। रिटेल इंटरेस्ट मिड एंड स्मॉल कैप में हमेशा ज्यादा रहता है, बट हमारा व्यू है कि अगले साल लार्ज कैप की बारी है। ओके, अगला साल जो है वो लार्ज कैप का साल हो सकता है ये वैभव जी के मुताबिक। अच्छा वैभव जी, ये पिछले 3-4 दिन में जो मूव आया, इसको आप कैसे रीड कर रहे हैं? अब इन स्टेट इलेक्शंस के वर्डिक्ट को, रिजल्ट्स को, क्या इन प्राइसेस में हमने फेवरेबल स्थिति में फैक्टर इन कर लिया है? और कोई भी अगर एक नेगेटिव सरप्राइज आता है तो बाजार पे आपका व्यू, या एक पॉजिटिव सरप्राइज आता है, या फिर मतलब बीजेपी के पक्ष में कुछ ज़्यादा राज्य आते हैं अगर, तो ऐसे में जो अगला 2-3 महीने का टाइम फ्रेम है उसमें आपको क्या लग रहा है बाजार कैसे बिहेव करेगा? वो 2-3 महीने का मतलब ये है
रन टुवर्ड्स जनरल इलेक्शन, वो टाइम फ्रेम में बाजार कैसे रिएक्शन देगा फिर उस वक्त? टिपिकली स्टेट इलेक्शंस में ज्यादा तो असर होता नहीं है मार्केट में। आई मीन ऑफ कोर्स एक आध 2 दिन का जो भी पॉजिटिव या नेगेटिव रिएक्शन होता है वो होता है, बट लार्जली अगर हम जनरल इलेक्शंस की बात करते हैं तो हिस्टोरिकली भी हमने ट्रेंड एनालिसिस किए हैं और देखा है कि 6 महीने के पहले ऑफ जनरल इलेक्शंस ओवरऑल मार्केट में बॉयंसी ज्यादा होती है, प्योरली बिकॉज कंजम्पशन एक्टिविटी इंक्रीज होती है, इकोनॉमी में भी एक पुश मिलता है और वो एंटिसिपेशन में वो 6 महीने बिफोर द इलेक्शंस हम देखते हैं कि जनरली मार्केट अप्रिसिएशन मोड में रहता है। और अगर हम ये क्लब करें कि ग्लोबल फैक्टर से भी अगर रिस्क ऑन एनवायरनमेंट होती है तो पॉसिबिलिटी है कि ऑन अ शॉर्टर टर्म मोमेंटम रह सकता है, एंड दैट इज व्हाई वी आर सेइंग कि जहां फ्लो आने की संभावना है, गुंजाइश है, वही पॉकेट में अलोंग विद द वैल्यूएशंस ऑफ कोर्स देखना चाहिए गोइंग फॉरवर्ड। ओके, चलिए ये इंडिसेस पर बात हो गई, लार्ज कैप वर्सेस मिड कैप पे बात हो गई, क्या चल सकता है यहाँ पे उस पर बात हो गई। अब सेक्टर्स पे उतरते हैं वैभव जी। अभी कुछ देर पहले या फिर कल भी हम एक चर्चा कर रहे थे कि कुछ सेक्टर्स में धड़े होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, रियल स्टेट, उसके बाद रियल स्टेट एंसिलरीज, होम इम्प्रूवमेंट। हम HFCs की बात कर रहे थे कल से, कैनफिन होम्स हो गया, LIC हाउसिंग फाइनेंस हो गया। हालांकि आप स्टॉक्स पर टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन अभी तक बाजार ने इसको वो वरीयता या फिर इंपॉर्टेंस नहीं दी। इस स्पेस पे आपका व्यू क्या है वैभव जी? आई थिंक अगर हम HFCs की बात करते हैं एंड आई वुड से कि ओवरऑल फाइनेंशियल्स की बात करते हैं तो हम बाइफरकेट करेंगे बैंक्स और नॉन बैंक्स में। और जब नॉन बैंक्स में फाइनेंशियल सर्विस की बात करते हैं तो प्रॉब्ली वो AMCs आ जाती हैं, इंश्योरेंस कंपनीज आ जाती है और फाइनेंशियल्स भी आ जाते हैं। और इन सभी वर्गों में हमें लगता है कि जो नॉन फाइनेंसिंग कंपनीज है इन फाइनेंशियल सर्विसेज वो हमें पसंद है, लाइक AMCs की बात करें या इंश्योरेंस कंपनीज की बात करें, और प्रॉब्ली कैपिटल मार्केट फेसिंग भी कंपनीज जो है वो भी अच्छा कर सकती है। फाइनेंशियर्स में स्पेशली ऑन दी NBFC साइड जहां उनकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि उनकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इंक्रीज हो सकती है ऑन ओवरऑल सिस्टमिक बेसिस। हमें लगता है कि वो वहां स्प्रेड्स थोड़े प्रेशर में रहेंगे। एट द सेम टाइम हायर और एलिवेटेड इंटरेस्ट रेट्स में अभी तक हमने देखा है कि रियल एस्टेट में बहुत अच्छी एक्टिविटी रही हुई है, बट गोइंग फॉरवर्ड हमें लगता है कि हायर इंटरेस्ट रेट्स विल स्टार्ट हर्टिंग समवेयर, और इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव्स एज अ पॉकेट हमें लगता है कि थोड़ा प्रेशर में रह सकता है अगर ये इंटरेस्ट रेट्स एलिवेटेड रहे तो। सो वहां हम वेट करेंगे इंक्रीमेंटल डेटा आने के लिए, पर फ्रॉम अ फाइनेंशियल सर्विसेज पर्सपेक्टिव कैपिटल मार्केट फेसिंग AMCs, इंश्योरेंस कंपनीज, ये पॉकेट हमें बेटर लगती है एज कंपेयर टू दी ट्रेडिशनल फाइनेंशियल्स। ओके, बिल्कुल। अच्छा वैभव जी, ये एक स्पेशलिटी केमिकल स्पेस में वापस एक ट्रैक्शन आ रहा है, आपके पोर्टफोलियो में है क्या ये स्टॉक्स, या आप ऐड करना चाह रहे हैं इन स्टॉक्स को? See, I think specialty chemicals or chemicals, I mean whatever basket we may call it, इनकी वैल्यूएशन अगेन हमें इतनी कंफर्टेबल नहीं लगती है, और इन द एनवायरनमेंट की अगर ग्लोबली इकोनॉमी इज गोइंग टू करेक्ट अ बिट और प्रॉब्ली द ग्रोथ फोरकास्ट जो है वो डिक्रीज हो रहे हैं, वहाँ हमें लगता है कि जब तक इन्वेंट्री क्लियर नहीं होती है और प्राइसेस में स्टेबिलिटी नहीं आती है, हम प्रॉबेबली वो सेक्टर को अवॉइड करेंगे। नॉट दैट कि वो इतने चीप भी मिल रहे हैं कि जहां हम कॉन्ट्रा कॉल लेके प्रॉबेबली ओवर लॉन्गर पीरियड हम देख सकते हैं। सो इधर वैल्यूएशन करेक्ट होए या ग्लोबली हमें ऐसे संकेत मिले कि यहाँ इकोनॉमी बॉटम आउट हो रही है और यहाँ से थोड़ा ट्रैक्शन बढ़ सकती है, तभी हम ये सेक्टर को देखेंगे। वैभव जी, इस समय कोई शॉर्टिंग आइडिया बन रहा है क्या मार्केट में, जहां आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा एक्सुबरेंस है या जहां पर वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा रिच हो गए हैं, यहाँ पे आप इवन अगर आप चाहें, अगर हेज करना चाहें पोर्टफोलियो को, तो जहां पर थोड़े से शॉर्टिंग आइडियाज़ हो? सी फ्यू थिंग्स हमारे अवॉइड लिस्ट में है एट दिस पॉइंट इन टाइम। वन, के जो भी ग्लोबल फेसिंग सेक्टर्स हैं वो हम उसमें इतने एक्साइटेड नहीं है। आई थिंक वो एक हमारा अवॉइड बास्केट रहेगा, इंक्लूडिंग कमोडिटीज एंड मेटल्स।
सेकेंड, फ्रॉम अ डोमेस्टिक ऑल्सो थोड़े सेक्टर्स हैं जहाँ वैल्यूएशन में भी बहुत एक्सूबरेंस है. सो वो एक सेक्टर्स अगेन वो शायद अंडर परफॉर्मर रह सकते हैं, बट नॉट एन एब्सोल्यूट काइंड ऑफ पिक. सो हम कंबाइन करेंगे अवॉइड सेक्टर्स में रिलेटिव अंडर परफॉर्मेंस को और एब्सोल्यूट प्राइस करेक्शन एज वेल. सो ये दोनों कॉम्बिनेशन हमें लगता है कि आई थिंक वी शुड बी हेजिंग विद. एनी चॉइसेस या फिर सेक्टर एज अ होल, हॉस्पिटल या फिर डायग्नोस्टिक्स? वैभव जी, ये लास्ट पॉसिबली प्रश्न है आपसे, क्योंकि यहाँ पर हॉस्पिटल में अभी तक पिछले 3 साल में कोई भी स्टॉक डिफीट नहीं हुआ, किसी ने भी नेगेटिव स्विंग नहीं दिया, और इस बार की अर्निंग्स डायग्नोस्टिक स्पेस में अच्छी थी. तो यहाँ पे इस स्पेस पे आपके कमेंट? आई थिंक ये सेक्टर कोविड के बाहर जब निकला है, हमने काफी ट्रैक्शन देखा है ये पूरे सेक्टर में, और हमने और एन ओवरऑल बेसिस देखा है कि जो कैपेसिटी उतनी थी उसकी यूटिलाइजेशन काफी ज्यादा हुई है. सो उस हिसाब से हम जो ऑपरेटिंग लेवरेज की बात करते हैं वो उसका इफेक्ट हमें दिखाई दे रहा है. अभी फ्रॉम हियर ग्रोथ की बात करते हैं तो जो इंक्रीमेंटल केपेक्स करेगा उनकी कंपनियों में, वो फ्रॉम अ लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव हम देख सकते हैं कि वहां ग्रोथ के नंबर्स आ सकते हैं. बट लार्जली हम ऑपरेटिंग लेवरेज का इफेक्ट ऑलरेडी देख चुके हैं. सो इंक्रीमेंटली मार्जिन और ग्रोथ देखना वो इंडिविजुअल कंपनी पे आधारित रहेगा रादर देन टेकिंग ओवरऑल सेक्टर काइंड ऑफ कॉल. वैभव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए. फिर इस समय मार्केट में थैंक यू. मोमेंटम थोड़ा स्लैकन ज़रूर हुआ, लेकिन देखिए लोअर लेवल पे फिर बाइंग भी आई है. अब निफ्टी लोअर लेवल से थोड़ी रिकवरी दिखा रहा है 20,070 पर. इंटरडे लेकर आइए निफ्टी का. हालांकि बैंक निफ्टी अभी भी थोड़ा सा लोअर है, लेकिन बाकी निफ्टी में कॉम्पनसेट कर रहे हैं कुछ ऑटो स्टॉक्स, हीरो मोटोकॉर्प फॉर एग्जांपल, महिंद्रा एंड महिंद्रा, आयशर मोटर्स, थोड़े से एफएमसीजी नेम्स, थोड़े से आईटी नेम्स, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर थोड़ी सी बाइंग इस समय आ रही है. और टाटा टेक्नोलॉजीज़ अभी भी 1300 के ऊपर टिका हुआ है. चलिए फिर वीरो और मैं आपसे विदा लेंगे यहाँ पर, और सुमित जुड़ गए हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन के लिए. तो सुमित